नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आने वाली आपकी सीटेट एग्ज़ाम अगस्त 2023 के लिए। तो आइए और देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी प्ले स्टोर्स पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं और जो कि आपके सीटेट के थ्योरी वाले क्वेश्चन के 15 प्रश्न बिल्कुल पक्के कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट के साथ में 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपको फ्री, यानी कि कुल मिलाकर के 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं ओनली 99 रुपीज़ में। तो आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हमारे मेन टॉपिक की ओर, मेन प्रश्नों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। यानी कि बच्चा सबसे ज़्यादा कब सीखेगा, कब उस बच्चे को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा मिलेगी सीखने में। आप चाहे बच्चे की बात करें, हमारी बात करें, किसी की भी बात करें, हर उस व्यक्ति की बात जो सीखना चाहता है तो वो कब सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर बाह्य कारक। तो देखिए, जब हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य की एक स्टेप को भी यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, एक स्टेप पर भी हम पहुंच जाते हैं, तो हमें एक अपने आप में व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ, हम कर सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि जब हमें होने लगेगी, कॉन्फिडेंस हमें आने लगेगा, तो हम सीखने में बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होगी वो यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रिक्तस्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक यानी कि जो IQ होता है वो सामान्यतः किस रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, मध्यम, कम से कम या फिर पूर्ण। तो यहाँ पर हम कहें बुद्धि लब्धांक जो होते हैं सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि 16 वर्षीय बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में वो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की यहाँ पर रहेगी। देखिए, बच्चे की जो मानसिक यहाँ पर वास्तविक आयु है वो 16 वर्ष है। तो बच्चे की मानसिक आयु हमसे पूछी है, तो बुद्धि लब्धांक जो होता है जिसे हम संक्षिप्त में IQ भी कहते हैं, और इस IQ के लिए जो सूत्र बनता है वो बनता है हमारा मानसिक आयु, और नीचे हम लिखते हैं इसकी वास्तविक आयु, जिसे हम CARA के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर CA इंटू हम कर देते हैं इसमें 100, ये हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 उसका IQ हमें दे रखा है, और बच्चे की मानसिक आयु जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि वो मानसिक आयु हमें ज्ञात करना है, और जो वास्तविक आयु है वो है इसकी 16 वर्ष। तो ये यहाँ पर हम MA रख देते हैं और नीचे 16, और ये गुणित हम करते हैं 100। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंकड़ा निकल करके आता है वो आता है 75 गुणित 16, और बटे में हम करेंगे यहाँ पर 100। तो ये हमारे लिए उसकी जो मानसिक आयु होगी वो निकल करके आ जाएगी। जब 75 गुणित 16 करते हैं तो इसका हमारे मान निकल करके आता है 12,000, सॉरी यहाँ पर करते हैं इसको 12,000 नहीं 1200, और नीचे रहेगा 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पर उसके लिए मानसिक आयु निकल करके जाती है 12 वर्ष। तो ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री चयन करते समय रिक्तस्थान जरूर होना चाहिए। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, अन्य शिक्षकों, समावेशन, विद्यार्थियों, समावेशन, अभिभावकों, समावेशन, विद्यार्थी बहिष्करण। तो यहाँ पर दोनों रिक्त स्थान में 2 शब्दों का चयन करना है, और वो 2 शब्द यहाँ पर होने वाले हैं विद्यार्थियों और समावेशन। देखिए, अब प्रश्न को पढ़ करके देखते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय हमें रिक्त स्थान की जगह पर विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रश्न जो है वो इसमें करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय
प्रश्न में दिया गया है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब सिवाय मतलब कि उसको छोड़ करके बाकी 3 चीज़ें जो हैं सफल समावेशन के लिए ज़रूरी होती है और एक चीज़ नहीं होती है, उसको छोड़ना है, वही हमारा उत्तर होगा। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो यहाँ पर जो पृथक्करण होगा सिवाय के, यानी कि पृथक्करण के सिवाय बाकी चीज़ें सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यानी कि एक सफल समावेशन के लिए संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, इनकी आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। पृथक्करण का मतलब होता है बच्चों के अंदर भेद होना या बच्चों को अलग अलग करना, है ना, ये थोड़ा सा एक पृथक्करण की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं। विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका, शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या फिर है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। डी आता है यहाँ पर संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो देखिए हम लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम उपाय ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ पर रहेगा शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर है विकल्पों को देखें तो ये विकल्प हमारे हैं, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थी के लिए एक प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या फिर डी की विकल्प की बात करें तो डी विकल्प है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा, शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर हम करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। यहाँ पर मूल कारण देखना है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण के आधार पर संतुलन है, सामाजिक अन्योन्यक्रिया है, मानसिक प्रारूपों का समायोजन है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होगा वो होगा यहाँ पर सामाजिक अन्योन्यक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिक्त स्थान का चयन करना है, रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। कोलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के रिक्त स्थान के विकास की व्याख्या करता है। तो कोलबर्ग का सिद्धांत हम जानते हैं सभी, बहुत सिंपल सा प्रश्न, नैतिक अनैतिक, अनैतिक व नैतिक व इनमें से कोई नहीं। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और उसमें बालक के नैतिक विकास की व्याख्या वो सिद्धांत यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर नैतिक हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, नर्सरी कक्षा को शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यहाँ पर सबसे अच्छी होगी, यानी कि थीम कौन सी सबसे अच्छी यहाँ पर रहेगी नर्सरी कक्षा के लिए। तो नर्सरी कक्षा बच्चों की सबसे स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं और वहीं उस क्लास के अंदर हम देखें एलकेजी यूकेजी के अंदर बच्चे जब आते हैं तो बिल्कुल छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं, और उस स्थिति में बच्चों से बात करना, उनके घर परिवार, उनके पड़ोस आदि के बारे में बात करना ही विषय वस्तु थीम जो होगी वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जब बच्चों से हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो बच्चे हमसे घुल मिलने लगेंगे और हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार बच्चों को लगेगा। किसी प्रकार से बच्चे स्कूल से और शिक्षक से भयभीत नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरा परिवार जो होगा वो थीम सबसे बेटर यहाँ पर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, तो एक प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है शिक्षक को, और शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी आता है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। और थर्ड आता है यहाँ पर सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए। और डी है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और हर बच्चे यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए, वही हमारी लिए एक समावेशी शिक्षा होने वाली है। चलिए विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा और वास और अनक्लियर और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया या शब्द जम्बलिंग विकार है, डिस्लेमिक्सिया है और डिस्मोर्फीमिया है। तो अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार का पठन संबंधी विकार है। कभी कभी हम खुद भी इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं, जैसे मेरे द्वारा भी अभी थोड़ी सी गलती हो गई थी। न्यूक्लियर और अनक्लियर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि न्यूक्लियर पहले लिखा है या अनक्लियर पहले लिखा है। तो यहाँ पर बात करें तो ये डिस्लेक्सिया होता है, एक पठन संबंधी दोष है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है। यहाँ पर देखना है उस समस्या को। समस्याएं जो होती हैं वो मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपगम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। देखिए, जब भी हम किसी समस्या की बात करते हैं तो समस्या जो होती है कहीं ना कहीं उसमें एक हिंट, एक संकेत छुपा होता है कि उस समस्या को हल कैसे किया जाए। वह संकेत ही हमें नहीं मिलता तो हम समस्या के हल को नहीं खोज सकते, परंतु जब हम संकेत को पकड़ लेते हैं तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ये एक विशेष चिन्ह होता है समस्या समाधान उपागम का, और यहाँ पर विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो थोड़ा सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर डी विकल्प अपना उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? उन शिक्षार्थियों के पास जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं तो उनके पास यदि हम देखें तो निष्पादन उपगम अभिविन्यास है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास है, कार्य परिहार अभिविन्यास या नैपुण्यता अभिविन्यास है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उन विद्यार्थियों के पास में निष्पादन उपगम अभिविन्यास होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। अब यहाँ पर देखें तो हम शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा मतलब एक चीज़ को छोड़ना है, उसके अलावा बाकी सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो यहाँ पर देखें हम विकल्पों को, तो सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, और मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, या फिर डी है मुक्त खेल के लिए समय देने। तो देखिए यहाँ पर जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए शिक्षक समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी के लिए शिक्षक समस्या समाधान को कब मज़ेदार बनाएगा? जब बच्चों के लिए सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता के लिए असीमित अवसर उपलब्ध होंगे, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध होगी, मुक्त खेल के लिए समय होगा, तो बच्चों के लिए समस्या समाधान मज़ेदार होगा, है ना। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो यहाँ पर है रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान है, वाक्य है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कहलाती है स्वनिम, और ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो यहाँ पर देखना है हमें बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब यहाँ पर भी उसको छोड़ना है उस एक विकल्प को, बाकी यहाँ पर तीन सही रहेंगे। तो विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समोच्च समाधान के लिए किया जाता है। और डी है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्च समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा उत्तर। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। उन चरणों को यहाँ पर देखना है। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। तो यहाँ पर उस क्रम को देखना है, सही क्रम कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर सीधे हम क्रम को देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो चरण आते हैं तो वो चरणों का जो क्रम होता है, पहले होता है पूर्व प्रक्रमण, फिर आता है श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, और फिर आता है प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विकल्प जो होगा इसमें डी हमारा उत्तर होगा, जिसमें घ वाला जो रहेगा ये हमारा पहला चरण होगा।
ग वाला जो होगा ये दूसरा चरण होगा और ख वाला जो होगा वो हमारा तीसरा चरण होगा और ये हमारा चौथा चरण होगा। इस प्रकार से 4 चरण इसमें देखने को रहेंगे। चलिए, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती है वो सामान्यता किस में देखने को मिलती है? औसत से बुद्धि लब्धि, श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर डी उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो देखिए, सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उन बच्चों में देखने को मिलती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और हर बच्चे में हो ऐसा ज़रूर नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पैतृक अभिभावक जो होते हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, पर उनके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस विकल्पों के अनुसार इसका चयन करना है। इस प्रकार से हम उत्तर को यहाँ पर देख लेंगे। आगे देखते हैं, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। और मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, क्या प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा सा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है और राधिका को किसी उलझन की स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो शिक्षिका यहाँ पर मोनिका मैडम है, वो यहाँ पर मोहन का पक्ष लेकर, क्योंकि मोहन से प्रश्न जब उन्होंने पूछा मोहन भी उत्तर नहीं बता पाया तो उन्होंने शब्दों का बदलाव कर दिया जिससे मोहन को मतलब सहयोग मिल पा रहा है। और जब राधिका से पूछा था तो उन्होंने उस प्रश्न में कोई बदलाव नहीं किया, शब्दों में बदलाव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो एक लिंग पक्षपात या रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य यहाँ पर रहेगा? ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, या फिर सी है ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तरण, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की, और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल होती जिसमें सूचनाओं का रूपांतरण भी होता है, संग्रहण, पुनः प्रस्तुतिकरण और ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सभी इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर 4th विकल्प इसका उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः रक्त स्थान होता है। तो देखिए, बच्चे यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी शारीरिक विकलांगता देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में बच्चों में क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है? तो उस स्थिति में बच्चों में हमें डिस्मिथिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो देखिए, बच्चे जब शारीरिक रूप से अक्षम होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो लिखावट होती है वो उससे प्रभावित होती है, तो इसे हम डिस्ग्राफिया यहाँ पर कहेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य को पहचानना, सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सहायतापरक व्यवहार जो होगा ये एक सामाजिक मूल्य में शामिल होगा और विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, महत्व देता है। बी है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, और सी आता है यहाँ पर वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, और डी आता है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान करता है और उन्हें महत्व देता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अंतःविषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। तो इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होगा? पाठ्य योजना बनाने में और गतिविधियों में शिक्षक को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, या फिर प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है से शिक्षक के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। डी आता है विद्यार्थियों को में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर को देखें तो उत्तर हमारा बनता है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा, और 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांग के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की
सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पर क्या इसमें संभावना रहेगी? दोनों को समान रूप से अंक प्राप्त होंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। डी है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो देखिए, बच्चों का जो सामाजिक स्तर होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, वो किसी भी प्रकार से बुद्धि लब्धांक यानी कि बच्चों के IQ को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकल्प सी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च होता है वो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं। एक निर्धन परिवार का बच्चा भी पढ़ने में बहुत अधिक मेहनती और अच्छा होता है, और इनके कई उदाहरण हम समाज में देखते ही हैं। और कई प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निर्धन परिवारों से आते हैं और टॉप वही करते हैं। तो ये चीज़ें बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं किया करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल की बात करें तो दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के जो कौशल हैं वो यहाँ पर स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आता है। अब स्थूल मतलब कि जिनमें हमें थोड़ी शारीरिक क्रियाएँ शामिल होती है ना, और एक कुछ शारीरिक क्रियाओं के अंदर हमारे सूक्ष्म मांसपेशियां क्रियाशील होती है, उन्हें हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। जैसे हमारा लिखना, तो इसमें सिर्फ हमारे हाथों की उंगलियों की मांसपेशियां ही गति करेंगी। बाकी दौड़ना, चढ़ना, फुदकना के अंदर हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां गति करेंगी। चलिए, अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ होता है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। सी आता है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और डी आता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ ये होता है कि बच्चे आपस में सहयोगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से सीखें, और यही उनके सिद्धांत में शामिल होता है। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा जो होगा, जिसमें दिया है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि बच्चे साथ मिलजुल करके कोई भी समस्या है उसका समाधान खोजें, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक अधिगम के रूप में सीखेंगे। तो विकल्प डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, किशोर रक्तस्थान का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर है, आत्मसिद्धि के भाव है, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किशोर जो होते हैं रक्तस्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें आता है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोर कर सकते हैं। किशोर अवस्था जो होती है वो अपने आप में एक तूफान की अवस्था कहलाती है, जिसको हम तूफान की अवस्था या संघर्ष की अवस्था भी कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं थोड़े से स्वयं को लेकर के ज़्यादा चिंतित देखने में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। और प्रश्न आपको कैसे लगे, कठिन लगे, सरल लगे, मज़ेदार लगे, जैसे भी लगे, आप कमेंट्स करके अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। आपने जो समय दिया वीडियो के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।